स्पेशली स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का? पढ़ाई लिखाई ठीक से कर रहे होंगे या नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब बिना समय गंवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपको पढ़ा रहे हैं कि फिर से मेरे पास कुछ पता चला है मेरे को कि आप लोगों को ये मोड समझ में आ रहा है, तो हमने कहा स्विच ओवर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि आपको क्या समझ आ रहा है और क्या नहीं। तो लास्ट टर्न पे हमने क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल पढ़ी थी, जिसमें रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बने थे NaDH और FADH2 के फॉर्म में। उसके पहले हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी थी, उसमें भी NaDH और FADH2 बने थे। तो अब हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कि जितने भी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स बने थे NaDH और FADH2 के फॉर्म में, उनको ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, उनको ऑक्सीडाइज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो खाली जब होंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, मतलब जब वो NAD और FAD में कन्वर्ट होंगे, तभी वो जा कर के फिर से इलेक्ट्रॉन्स ले पाएंगे ग्लाइकोलिसिस वगैरह से। तो जो खाली होने की जो प्रक्रिया है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो इसमें ये फाइनली यहाँ देखिए आप में लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग स्टेप्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर टू रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन NaDH एंड H+ and FADH2. This is accomplished when they are oxidized through electron transport system and the electrons are passed on to oxygen. तो कहने का मतलब ये है कि ये तभी पूरा होता है कि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं ऑक्सीजन को, और क्या बनता है? वाटर बनता है, जो कि वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन है। और ये पूरी की पूरी मेटाबॉलिक पाथवे जो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाती है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। और यहाँ पे एक कैरियर से दूसरे कैरियर में स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन्स प्रोसेसिंग होते हैं, मतलब ट्रांसफर होते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग पहले डायग्राम देखिए और इसको ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई हैं। डायग्राम बहुत ध्यान से समझना आप लोग, क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, रेस्पिरेशन ऐसे ही रह जाएगा। तो सबसे बाहर जो होता है वो होती है आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बताया गया कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो डबल मेम्ब्रेन है। तो बाहर वाली मेम्ब्रेन नहीं दिखाई, इसीलिए मैं लिख दिया है आउटर मेम्ब्रेन। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन स्पेस और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहा है कि सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन है जो मेंशन नहीं है, बीच में वो स्पेस है जो मेंशनड है, और उसके बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और उसके बाद में फिर अंदर वाला पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का, जहाँ पे है मैट्रिक्स, जहाँ पे क्रेब्स साइकिल हो रही थी। अब क्या हुआ देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल हो रही थी, तो वहाँ पे NaDH और H+ बन रहा था, और ग्लाइकोलिसिस का भी जो NaDH था वो भी आ गया मैट्रिक्स के अंदर। तो कुल मिला जुला के ये जो NaDH आ गया है, तो इसने यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स वाले पोर्शन में नीचे देखिए कि NaDH H+ लिया, और उसने अपने देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को, एरो बना हुआ है अंदर की तरफ येलो वाले कलर में, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने दिए। किसको दिए? FMN को। ये जो है एक प्रोटीन सेंटर है, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स FMN को दिए। जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए वैसे ही वो खाली हो गया, और उसने क्या बना लिया? उसने बना लिया NAD+ बना लिया। तो इसने क्या हुआ यहाँ पर कि NAD ने, अब NaDH और H+ ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को FMN को दिया, और इसने बदले में NAD+ बना लिया। बना लिया का मतलब हुआ NaDH ऑक्सीडाइज हो गया NAD+ में। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो इसने FMN को दिए थे, इसने वो इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए? स्टेप बाय स्टेप चल रहा है मामला। आयरन सल्फर प्रोटीन, FeS लिखा हुआ ना, आयरन सल्फर प्रोटीन को दिए थे। उधर क्या हुआ था? ये रेड कलर का एरो देखो, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 प्रोटॉन्स थे, वो सीधे वहां से निकल करके कहाँ चले गए? वो चले गए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले गए। तो इलेक्ट्रॉन उसने FMN को दिए, और हाइड्रोजन एटम्स जो हैं उसने सीधे चले गए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले गए। और उसके बाद क्या हुआ कि अब देखो आयरन सल्फर प्रोटीन ने किसको इलेक्ट्रॉन दिया? UQ लिखा हुआ है, उबिक्विनॉन। अब उबिक्विनॉन को जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया
तो आयरन सल्फर प्रोटीन तो ऑक्सीडाइज हो गया और उबिक्विनॉन रिड्यूस हो गया, और इसने क्या बना लिया, UQH2, क्योंकि इसने हाइड्रोजन जो है वहीं से पिकअप किए, जो वहाँ पे मीडियम में थे हाइड्रोजन उसने पिकअप किए और इलेक्ट्रॉन्स उबिक्विनॉन ने दिए, और ये रिड्यूस कैसे बन गया, UQH2 बना लिया। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसने इलेक्ट्रॉन्स जो है नेक्स्ट किसको दिए, ये वाला एक चीज़ बता दें, ये जो पीला वाला था ये कॉम्प्लेक्स 1 था, तो कॉम्प्लेक्स 1 में NADH डिहाइड्रोजनेज कहलाता है, कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज कहलाता है। और उसके बाद उबिक्विनॉन जब रिड्यूस हो गया तो उसने इलेक्ट्रॉन्स अपने साइटोक्रोम 3 को दिए, कॉम्प्लेक्स 3 को दिए, जो कि साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे नंबरिंग नहीं है, कॉम्प्लेक्स 1, और कॉम्प्लेक्स 1 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 को दिए थ्रू उबिक्विनॉन। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलते हैं, तो कॉम्प्लेक्स 1 से मिलते हैं। किसके थ्रू मिलते हैं, उबिक्विनॉन के थ्रू मिलते हैं। अब उबिक्विनॉन ने जब रिड्यूस हो गया तो अपना इलेक्ट्रॉन इसने किसको दिया, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स में, यानी कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम B को दिया। तो अब उबिक्विनॉन जो है UQ में ऑक्सीडाइज हो गया और साइटोक्रोम B रिड्यूस हो गया। फिर इसने क्या किया, फिर इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स आयरन सल्फर प्रोटीन्स को दिए और फिर दिया साइटोक्रोम C1 को। तो जब दे रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स जो भी ले रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे UQH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स का तो पूरा काम कर दिया, लेकिन प्रोटॉन्स भी दिए। डायरेक्टली देखो रेड एरो से प्रोटॉन्स दिखाया जा रहा है, वो रेड एरो सीधे जाके चारों प्रोटॉन्स बाहर आ गए। तो यहाँ पर जो है इसने लिए थे 4 प्रोटॉन्स सीधे बाहर आ गए। वो 4 प्रोटॉन्स देखो ऊपर से आए हैं बाहर, देख रहे हो, NADH ने ये 4 प्रोटॉन्स दिए, ये 4 प्रोटॉन्स, और ये देखो 4 प्रोटॉन्स इधर से भी यहाँ से आए, उबिक्विनॉन की तरफ से आए, ये कॉम्प्लेक्स 3 में आए। तो वो प्रोटॉन्स कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 1 में निकला, कॉम्प्लेक्स 3 में निकला तो एक कॉम्प्लेक्स 1 में निकला, एक कॉम्प्लेक्स 3 में निकला। ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब इधर इसने क्या किया कि कॉम्प्लेक्स 2 भी एक जुड़ा हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स 3 एक्चुअली बीच में होता है कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के। तो अब कॉम्प्लेक्स 2 भी क्या कर रहा है, इधर क्रेब्स साइकिल चल रही है, और क्रेब्स साइकिल में एक स्टेप अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि सक्सिनेट से फ्यूमरेट जो है बनता है। तो सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनता है तो सक्सिनेट अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलीज करता है, और वो रिलीज करता है तो यहाँ पे एंजाइम कौन सी लगती है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, और वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कौन करता है, FAD, और FAD क्या बना लेता है, FADH2। ठीक है ना। तो वो FADH2 जो है वो क्या करेगा, वो FADH2 अब अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है आयरन सल्फर प्रोटीन्स को देगा, यानी FeS को देगा। और इसने क्या किया, इसने वही उबिक्विनॉन को दिया, और उबिक्विनॉन इसने भी उबिक्विनॉन को दिया, और उधर साइटोक्रोम 3 ने भी क्या किया, उबिक्विनॉन से लिया, क्योंकि इसने उबिक्विनॉन देखो UQH2 से साइटोक्रोम B के पास आए हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से आयरन सल्फर प्रोटीन के पास आया है, और यहाँ से आया है साइटोक्रोम C1। फिर ये प्रोटॉन सीधे बाहर की ओर निकल गए, और यहाँ भी उबिक्विनॉन से आया है प्रोटॉन्स। वो उबिक्विनॉन को किसने दिया, उबिक्विनॉन ने पहले तो साइटोक्रोम 3 के साइटोक्रोम B जो कि कॉम्प्लेक्स 3 का मेंबर है उसको दिया, और यहाँ पर देखो FAD ने आयरन सल्फर प्रोटीन को दिया, और तब इसने UQ को दिया, उसने मीडियम से पिक किया UQH2 यानी उबिक्विनॉन बना, और इसने 4 प्रोटॉन्स फिर से दिए जो कि स्पेस में आ गए हैं। अब क्या हुआ, इधर ये तो साइटोक्रोम ये तो कॉम्प्लेक्स 2 था जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के नाम से जाना जाता है। तो इससे कोई भी प्रोटॉन्स रिलीज नहीं होते हैं, प्रोटॉन्स केवल कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 से होंगे, जो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर से देख लो, देखो कंफ्यूज मत हो। कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हुआ, NAD ने क्या किया है, NADH प्लस ने अपना इलेक्ट्रॉन FMN को दिया, उसने FeS को दिया, और प्रोटॉन सीधे बाहर चले गए, और NAD प्लस बन गया यानी ऑक्सीडाइज हो गया। फिर क्या हुआ, आयरन सल्फर प्रोटीन्स ने उबिक्विनॉन को दिए, उबिक्विनॉन
ने हाइड्रोजन पिक किया, UqH2 बनाया, फिर इसने साइटोक्रोम बी को दिया जो कि कॉम्प्लेक्स 3 का है, फिर FeS यानी आयरन सल्फर प्रोटीन को दिया और साइटोक्रोम C1 को दिया। यहाँ से प्रोटॉन निकल गया। उबिक्विनॉन इधर से भी आया है, कहाँ से? कॉम्प्लेक्स 2 से आया है, क्योंकि यहाँ पे FADH2 बन चुका था। उसने FADH2 ने जब अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे दिए तो ये FAD में कन्वर्ट हुआ और उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स आयरन सल्फर प्रोटीन्स को दिए, UQ को दिए, UqH2 को दिए। तो इस तरीके से UqH2 ने 4 प्रोटॉन्स दोनों तरफ से कॉम्प्लेक्स 2 और 3 से इनर मेम्ब्रेन में स्पेस में रिलीज किए। ठीक है, अब फिर से कॉम्प्लेक्स 3 पे आते हैं कि यहाँ पे इसने जो है साइटोक्रोम C1 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ दिए इसने आगे बढ़ाया साइटोक्रोम C। देखो साइटोक्रोम C पहले इससे जुड़ी हुई है, तो ये मूवेबल प्रोटीन है, ये मूव करके आगे बढ़ती है और जाके डोनेट कर देती है किसको? कॉम्प्लेक्स 4 को। कॉम्प्लेक्स 4 में कॉपर A है, CuA, उसको दिया। फिर इसने दिया साइटोक्रोम A को, साइटोक्रोम A ने A3 को दिया, इसने दिया CuB। तो कॉपर सेंटर्स उसके अंदर होते हैं, कॉपर सेंटर्स जो कि कॉम्प्लेक्स 4 में है। तो स्टेप बाय स्टेप फिर देखो साइटोक्रोम C वहाँ से मूव करके CuA के पास आया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A को दिए, साइटोक्रोम A3 को दिए और CuB को दिए। और फिर क्या हुआ? फिर इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद इधर जो है यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो इस स्टेप में कॉम्प्लेक्स 4 में इसने CuA ने फाइनली अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए? ऑक्सीजन को दिए। ऑक्सीजन को दिए, 2H+ उसने मीडियम से लिया और ये क्या किया? वाटर इसने बना लिया। तो देखो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? हाफ ऑक्सीजन। हाफ ऑक्सीजन दिया ना, जिससे कि पूरा एक फुल मॉलिक्यूल वाटर का बन सके, इसलिए यहाँ पे हाफ O2 है। तो हाफ O2 जो है और 2H+ मिल करके H2O उसने बनाया और अब यही 2H+ जो है ये भी मीडियम से बाहर जाएंगे, यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्सेस जो हैं एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें, तो कंफ्यूज मत हो। एक बार हम फिर से इलेक्ट्रॉन की पाथवे अलग बताएंगे, प्रोटॉन की अलग बताएंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन की पाथवे सुनो। NADH और H+ जो कि बने थे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन में, उसने अपने इलेक्ट्रॉन FMN को दिए, फिर उसने दिए FeS को, और इधर जब तक मीनवाइल NAD+ उसने ऑक्सीडाइज कर लिया। FeS से वो इलेक्ट्रॉन्स उबिक्विनॉन को गए, उबिक्विनॉन ने UqH2 बनाया, मतलब उसका रिड्यूस्ड फॉर्म, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B को गए जो कॉम्प्लेक्स 3 का हिस्सा है, फिर FeS को गए साइटोक्रोम C1 को। साइटोक्रोम C1 C जो है मूवेबल है, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन इधर जो है क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स 2 भी साथ साथ अपना काम कर रहा है। जो FADH2 क्रेब्स साइकिल में बना था उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स आयरन सल्फर प्रोटीन को दिया और FAD में कन्वर्ट हुआ, और UqH2 उसने फाइनली बनाया। और इधर साइटोक्रोम C वहाँ से मूव किया, वहाँ पे आया कॉम्प्लेक्स 4 के पास, CuA को दिया, साइटोक्रोम A को दिया, साइटोक्रोम A3 को दिया, CuB को दिया, फिर ऑक्सीजन को दिया और उसने वाटर बनाया। इस तरीके से थी इलेक्ट्रॉनिक पाथवे। अब प्रोटॉन का क्या चक्कर है? तो प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स 1 में 4 प्रोटॉन्स, ये देखा आपने। कॉम्प्लेक्स 3 में रिलीज हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 2 में कुछ भी नहीं हो रहा है, और इधर कॉम्प्लेक्स 4 में हो रहा है। तो बात उन दोनों में 4 प्रोटॉन्स और इसमें 2 प्रोटॉन्स। तो इस तरीके से अब ये जो है कॉम्प्लेक्स, अगला वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसको 5 भी कहते हैं, ये F0F1 कॉम्प्लेक्स है। ये ATP का, बेसिकली आप लोग ने पढ़ा होगा कि F0F1 पार्टिकल से ATP बना होता है, तो ये वही पार्टिकल्स हैं। F1 प्रोजेक्टेड होते हैं अंदर वाली मेम्ब्रेन में, क्रिस्टे में, और F0 जो होता है मेम्ब्रेन पे ही लगा हुआ होता है। तो ये जो होता है एक तरह से एक चैनल बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं। तो वो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो F0F1 से पास जब होते हैं तो ये F1 क्या है? ATP सिंथेसिस में एंजाइम भी जुड़ी है जिसके अंदर ATP सिंथेसाइज करने की क्षमता है। तो जैसे ही ये प्रोटॉन्स निकलते हैं तो एक तरह से यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये प्रोटॉन्स निकल रहे हैं, मतलब प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन रहा है। पॉजिटिव इधर बहुत सारा चार्ज जमा हो गया क्योंकि 2H+ 4H+ से इधर इनर मेम्ब्रेन की तरफ, और जब ग्रेडियंट बना तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर वो प्रोटॉन्स मूव करने लगे, यानी कहाँ? मैट्रिक्स की ओर। तो ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से डायरेक्शन क्या होता है प्रोटॉन का मूवमेंट का? ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की ओर मूव करता है। तो जब मूव करता है तो ये किसके थ्रू मूव करता है? F0F1 कॉम्प्लेक्स के चैनल के थ्रू मूव करता है। तो जैसे ही वो ग्रेडियंट के थ्रू ये मूव करता है प्रोटॉन, वैसे ही बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है जो क्या करती है?
जो अपनी एनर्जी एडीपी को दे देती है, साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाता है, जिससे क्या बन जाता है, एटीपी। तो इस तरीके से सारा एटीपी बन जाता है फाइनल स्टेप में। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। तो ये पूरा का पूरा मॉडल जो है वो पीटर मिशेल ने बताया था, इसको केमी ऑस्मोटिक मॉडल कहते हैं। तो इसमें जो है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है और प्रोटॉन ग्रेडियंट है, जिसकी वजह से एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो यही कुछ आपके पैसेज में सारा लिखा हुआ है जो हम आपको बता चुके हैं। जो थोड़ी चीज़ें और मेंशन होने वाली वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं एक कैरियर से दूसरे कैरियर में वाया कॉम्प्लेक्स 1 से लेके 4 तक, तो वो क्या होते हैं, एटीपी सिंथेस से जुड़े रहते हैं, जैसा आपको बताया था कॉम्प्लेक्स 5। और उससे क्या होता है, एटीपी बनता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की वजह से। ये बिल्कुल आपको बता चुके हैं। नंबर जो होता है एटीपी का कितना बनता है वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन डोनर कैसा था। अगर NADH यूज हो रहा है तो उससे एक बार में 3 एटीपी बनते हैं, और अगर FADH2 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो उससे एक बार में 2 एटीपी बनते हैं। तो एरोबिक प्रोसेस जो रिस्पायरेशन का होता है वो केवल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। पर ऑक्सीजन का रोल कहाँ पे मिला हमको, किसी स्टेप, ना ग्लाइकोलिसिस में मिला, ना क्रेब्स साइकिल में मिला, ना लिंक रिएक्शन में मिला तो मिला कहाँ, लास्ट स्टेप में। लेकिन अगर ऑक्सीजन होगी नहीं सारे स्टेप्स रुक जाएंगे और क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा ही कुछ साइनाइड पॉइजनिंग के केस में होता है। लास्ट वाला जो स्टेप होता है उस पर वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं पाता। साइनाइड पॉइजनिंग के केस में साइटोक्रोम A3 जो है ऑक्सीजन को नहीं दे पाता अपने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुक जाती है, जिससे एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन पूरी तरीके से रुक जाता है और इंसान की डेथ भी हो जाती है साइनाइड पॉइजनिंग से। तो ये हमेशा याद रखो, NADH से 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और FADH2 से 2 मॉलिक्यूल्स ATP के बनते हैं। तो एरोबिक प्रोसेस जो रिस्पायरेशन का होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, जो बताया था आपने, लेकिन वो लिमिटेड होता है उसका लास्ट स्टेज में। फिर भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रोसेस ड्राइव करती है, हाइड्रोजन को रिमूव करती है पूरे सिस्टम से। ऑक्सीजन जो होता है फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पे जाना जाता है। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सेप्ट किए और प्रोटॉन्स भी एक्सेप्ट किए, तब जाके उसने वाटर बनाया। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन जो हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, जिसमें सोलर एनर्जी का यूज होता है फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर में, और उसका इस्तेमाल जो होता है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्रिएट करने के लिए होता है फॉस्फोराइलेशन में। रेस्पायरेशन में क्या होता है, वही प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें एनर्जी जो होती है वो कहाँ से आती है, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से आती है, तब जाकर के चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो सेम रीज़न की वजह से इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोलर एनर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जब सोलर एनर्जी का इन्वायरमेंट होता है तब जाकर के वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन लिंक्ड एटीपी सिंथेसिस हम लोगों ने पढ़ा था इसी के थ्रू अभी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन सिंथेसाइजिंग, बताया था कि एटीपी से यूटिलाइज होती है, एटीपी सिंथेस की मदद से। ये कॉम्प्लेक्स 2 मेजर कंपोनेंट से बना है, ये भी बताया था, F1 और F0 पार्टिकल। F1 को हेड पीस कहते हैं, पेरिफेरल है यानी किनारे की तरफ है, मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, और उसके अंदर जगह होती है एटीपी बनाने की फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। F0 इंटीग्रल मेम्ब्रेन है, मतलब पूरी धसी हुई होती है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो कि एक चैनल बनाता है जिससे कि प्रोटॉन्स क्रॉस करते हैं। तो जब प्रोटॉन्स पास करते हैं इस चैनल में तो अपने आप F1 कंपोनेंट का जो कैटालिटिक साइट है वो एक्टिव हो जाता है और एटीपी बनने लगती है। तो एक एटीपी बनने में 4 प्रोटॉन्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 4 प्रोटॉन्स जब F0 से पार्टिसिपेट करके मूव करेंगे तभी जाके एक एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। देखो डायग्राम में देखो, ये आउटर साइड है, F0 इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मेम्ब्रेन में धसी हुई है, F1 प्रोजेक्टेड है, बाहर की ओर निकला हुआ है। तो ये एडीपी है, जैसे ही प्रोटॉन्स गए इधर को वैसे ही एडीपी और पीआई मिलकर के इसने एटीपी बनाया। क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये रिस्पायरेटरी बैलेंस शीट है, इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे टेकअप करेंगे कि एक साथ बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा सब कुछ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ क्या बना कैसे बना, इसको नेक्स्ट टर्न पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से यही है उम्मीद कि आप लोग खूब सारा पढ़ें और आप लोग क्वेश्चंस पूछें कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके क्वेश्चन आंसर्स के PDF भी हम दे देंगे, और
PYQs भी हमने सोचा है कि हम आपको हर लेसन के कंप्लीट होने के बाद कुछ करा देंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बिफोर दैट आप लोग थोड़ा सा हेल्प करिए, सब्सक्राइब करिए। हेल्प इसमें मेरी ही नहीं होगी, आपकी भी होगी, क्योंकि अगर चैनल फ्रेश करेगा तो आपको और लेक्चर्स मिलेंगे, नहीं तो इंसान हताश होकर बैठ जाता है। तो आप लोग उसको ट्रांसफ़र करिए, शेयर करिए और आप लोग पढ़ते रहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप लोग अपने करियर पे ध्यान दीजिए, और उसी के लिए ये सारे चैप्टर्स आपके साथ आ रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बड़ी बड़ी चीज़ें में कन्वर्ट हो जाती है आगे चल के। तो चलो ज़्यादा फिजूल बातें ना करते हुए स्टॉप करते हैं, और रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट अगले टर्न पे हम लोग मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।